बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बहाव एपिसोड 3। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है क्रस्ट ने। यही वो जगह थी जहां वो बैठती थी। गागरी झुक गई। रेतीली जमीन पर उसके पंजों के निशान थे और उनके बीचों बीच इधर उधर सफेद सुनहरी माइल बीट थी। वो यहीं वापस आएगी। गागरी सीधी हुई। पूरा आसमान रुका हुआ था, इसलिए उस सारे में कोई भी शय हिलती हुई नजर नहीं आती थी। बस खाली था और रुका हुआ था। गागरी ने एक लंबा सांस खींचा तो उसकी नाक का पोपा लरजने लगा और फिर अपना छोटा सा सर घुटनों में छुपाकर जैसे आसमान की तरह रुक गई। अब उसे उड़ेकना था। उसके कानों ने उसे बताना था कि वो आ गई है। उसकी गर्दन के गिर्द कसी हुई हंसी उसके घुटनों को लगी तो उसने अपना माथा आगे करके घुटनों पर रख दिया। वो सवेरे से ही बस्ती से बाहर इधर चली आई थी, इधर जहां से डोबो मिट्टी शुरू होती थी और जहां से इक्का दुक्का रुख दिखाई देते थे। उसे पहले तो उस जगह को तलाश करना था जहां वो बैठती थी और उसके पंजों के निशान और बीट पड़ी मिलती थी, और फिर सांस रोककर बैठना था ताकि वो वापस आए तो उसे कोई भी झाड़ी समझकर नीचे आने से ना कतराए। यूं तो सब लोग कनक, फलियां और भोगी का खाना पीना करते थे और कभी मछली का मांस भी खा लेते थे, लेकिन उनके तालू में कभी कभार परिंदों का स्वाद भी फूटता था और सारी बस्ती में निरी गागरी थी जो उनको काबू करना जानती थी। वैसे तो नित नए रंगों और नस्लों के पखेरू उनके छप्परों के आसमान पर से और दरिया पर से गुजरते रहते थे, और कभी उनमें से कोई थकान से नीचे आ जाता तो वो उसे ढीमे मार मार कर गिरा लेते। पर ये तो कभी कभार ही होता था, और जब कभी उनके तालू में स्वाद फूटता तो वो गागरी का मिन्नत तरला करते कि देख, जब पिछला बड़ा पानी आया था तब तूने उसका मांस हमें खिलाया था। फसल पकने पर हम तुझे एक एक टोपी कनक देंगे, तू आज फिर उसका मांस खिला दे। बस्ती में और भी ऐसी थी जिनके जिस्सों में फुर्ती फड़कती थी, पर यह सिर्फ गागरी में था कि वो हाथ में डंडा लेकर जब परिंदे के पीछे लपकती तो वो उड़ान करना भूल डंडे की चोट खा फड़फड़ा कर उसके हाथों में आ जाता। गागरी ने कई मर्तबा चाहा कि कोई दूसरा भी ये काम सीख ले, पर कोई ना सीख पाया। वैसे उसे परिंदे को मारते हुए कुछ होता था, शायद दुख होता था। हाँ, गागरी जंगल में बेडरे जाती थी और वहां जो कुछ मिलता मार लेती थी, पर कभी कभार परोशनी वहां क्या करने जाती थी? वो घुटनों में सर दिए, सांस रोके, कान लगाए सुनती थी। वो उसकी बहन को असी और छोटा भरा गुट्टा बस्ती के बाकी लोगों की तरह खेत खोद कर उनके गिर्द कच्ची दीवारें असार कर अब बड़े पानियों की आस में थे। उसकी मैया में अब जोर नहीं था कि खेतों में जाकर झुके। वो शायद किसी रात आपो आप रुखों में जाने वाली थी, लेकिन आज उसने कहा था कि गागरी, बड़ों ने कहा है कि उड़ने वाली जात के मांस में गर्मी ऐसी होती है कि पुरानी और झड़ती हड्डियों को भी जोड़ देती है। तो जाकर हाथ पांव मार खोरे कुछ काबू में आ जाए। जब वो कभी उसके काम करने को इधर आती तो कुछ करके जाती, कभी खाली हाथ ना लौटती। उसकी उंगलियां लकड़ी के मोटे डंडे पर किसी मकौड़े की तरह रेंगती। कुआसी उससे बड़ी थी और उसमें आलकस भी बड़ी थी। वो अपनी चट्टाई से उठती तो पेट भरने को या खाली करने को, नहीं तो टांगे फैलाए लेटी रहती और गुट्टा उसका जुस्सा दबाते दबाते तंग आ जाता। कुआसी एक दो बार ब्याही गई, पर ज्यादा देर निभा ना सकी और मर्द को घर से बाहर कर दिया। कुआसी की आलकस से तंग आकर अब मर्द उसके पास से गुजरते भी नहीं थे कि कोई काम कह देगी। अब वो चटाई पर पासे पलटती घर में रहती। मैया को प्यास लगती तो उठकर पानी न देती, खुद भी भूखी प्यासी पड़ी रहती। गुट्टा गागरी आते तो उन दोनों का कुछ बंदोबस्त करते, और अब वो बस्ती वालों के तालू के लिए और मैया की पुरानी हड्डियों के लिए घुटनों में सर छुपाए कान लगाए सुनती थी। वो खुद तो खाली नहीं थी, उसमें बीज पड़ा, फूटा और फिर खत्म हो गया। और किसका बीज? वही जिसके अंदर बस शक ही शक है, जिसमें आलकस तो है पर उसके सर में रथ यूं दौड़ती है कि उसकी बात सबसे अलग होती है। ना वो खेत पर जाए ना कोई और काम करे, चीवा तो बस बातें करता जाए, सूझबूझ की और अचंभे की बातें। बस्ती में पानियों की बात हो, खेती की कोई कहानी हो, कोई ऐसी अनहोनी हो जो कोई ना पूछ सके, तो सब यही कहते थे कि चीवा बात करेगा, और वो करता और सब कहते कि ठीक करता है। उसी चीवा का बीज उसने पाला, पर जब वो बाहर आया तो जहां उसका नाक मुंह होना चाहिए था वहां भी मांस था। नाक मुंह की शक्ल ही ना थी तो वो सांस कहां से लेता? मर गया। और गागरी उसे एक छोटे से बर्तन में दबाई और पत्थरों के रास्ते में एक छोटा सा पत्थर भी रखाई। चीवा के पास वो अब भी जाती थी, पर जब जुस्सा तंग करने पर आ जाता तब रुके हुए आसमान के हिस्से में सरसराहट हुई जो उसके कानों में आई, और हरकत की एक आवाज नीचे उतरी। उसने धीरे से घुटनों से सर उठाया और सांस रोक के ऊपर देखा। भोकड़ थी। वो एक लापरवाह कैफियत का आंखों में उतर जाने वाला परिंदा था और आसमान में टूटते तारे की तरह तेजी से जैसे जलता हुआ तैरता था। उसके फैले हुए परों पर सफेद और भूरे धब्बे भले लगते थे। गागरी जानती थी कि अब वो उस रेतीले टुकड़े पर उतरेगी जहां उसकी सब्जी माइल सफेद बीट और पंजों के निशान हैं। तब तक उसे गागरी को दम रोके बैठना था। भोकड़ के बारे में कहते थे कि उस परिंदे को पकड़कर सिर्फ खाया जा सकता है, उसे पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता, वहां ये मर जाता है।
दाना नहीं चुगता, पानी नहीं पीता और मर जाता है। हाँ, ऐसा है कि उसे बंद करने वाला अगर उसकी तरफ पीठ कर ले, उसे देखे ना तो वो खा लेता है। वो नहीं चाहता कि उसकी मजबूरी को उसे बंद करने वाला देखे। भोकड़ ने खाली आसमान में 2-3 चक्कर लगाए और फिर चोंच नीची करके सीधी जमीन को आने लगी। गागरी ने कनखियों से उसे देखा। वो नीचे आई और उसने अपने पांव आगे कर दिए, जैसे उनकी मदद से अपनी उड़ान को रोकना चाहती हो। फिर पर फैलाकर जमीन पर पंजे इस तरह रखे जैसे रख ना सकती हो और उनमें गहरे जख्म हो और उन पर अपना पूरा बोझ ना डाल सकती हो। उसने अपनी बीट को देखा और पंजों के निशानों को देखा तो उसे इत्मीनान हुआ और वो पर समेटकर इत्मीनान से बैठ गई। बस यही वो घड़ी थी। गागरी की महीन आंखें भोकड़ पर जमी थी। उसकी उंगलियों ने डंडे को भींचा, उस पर सख्त हुई और फिर वो अपने पंजों से जमीन को कुरेदते हुए एकदम उठी और भोकड़ की तरफ लपकी। भोकड़ ने कदमों की धमक सुनी तो सुन होकर रह गई और फिर आंखें झपककर उड़ान करने के बजाय अंधाधुंध दौड़ने लगी। गागरी उस पर धावा बोलने को तैयार उसके पीछे उड़ती चली गई। बहुत भारी भोकड़ है, सारी बस्ती के हिस्से में उसका मांस आएगा। पकड़ गागरी, मार। वो डंडा उठाए उसे सर पर दे मारने को तैयार लपकी चली जा रही थी कि भोकड़ ने अपनी पीठ भींची और फिर एकदम खोलकर बीट की बौछार गागरी की आंखों की तरफ दे मारी। और वो उसके लिए तैयार थी। वो जानती थी कि भोकड़ अपना बचाव को यही करेगी और उसकी नजरें उसकी पीठ पर थी। जो ही वो भींची उसने जान लिया कि अब उसमें से जहरीली बीट निकलेगी। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और यूं बचाव हो गया था। उसे हर सूरत अब उसके सर के ऊपर होना चाहिए था, वरना वो चंद कदम और दौड़ने के बाद उड़ान कर जाने को होगी। गागरी ने हाँपते हुए सांस अंदर खींचा और दांत पीसते हुए पूरे जोर से भागती उसके सर पर जा पहुंची और उसी वक्त उसने पर खोले और उड़ान के लिए ऊंची होने लगी। उसी वक्त गागरी ने डंडा हवा में बुलंद किया। भोकड़ की गर्दन डंडे के ऐन नीचे थी। वो बदन के जोर को डंडे में लाई और उसे नीचे उसके सर पर लाने को थी कि भोकड़ रुके हुए आसमान में तेजी से तैरती थी, एक टूटते तारे की तरह। गागरी हाँपती हुई वहीं गिर पड़ी। उसके पसीने से निचड़ते जिस्म पर मिट्टी चिमट चिमट कर कीचड़ होने लगी थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस बार ऐसा क्यों कर हुआ उसे पता नहीं था। जब डंडा भोकड़ के सर पर था और वो अपने परों को समेटती अपने आप को बचाने को भागती थी, तब शायद उसके भागने में कुछ था जो गागरी के अंदर गया और वहां दुहाई दी कि मत मारो, मत मारो, और उसने जानबूझकर हाथ रोक लिया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो खड़ी हो गई। थोड़ी दूर डोबो मिट्टी के बीच में पंदरू अपनी दुम झाड़ता आंखें झपकता था। उसका मटियाला सुनहरी रंग सवेर की हल्की रोशनी में निथरा हुआ था और वो जानता था कि अभी अभी जो औरत जमीन पर पड़ी होंकती थी पारोशनी नहीं, गागरी थी, जो जानवरों और पखेरों की बेरी थी और वो उस तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि उन दोनों के बीच डोबू मिट्टी थी। और ये जानते हुए वो लापरवाही से दुम को ज्यादा जोर से झाड़ता था और आंखें झपकता था। फिर थोड़ी देर बाद उसने थूथनी ऊपर करके नतने फुलाए जैसे हवा सूंघता हो और हवा में कुछ हो। उसने टांगों को झटका और फिर पलांगी भरता रुखों के अंदर चला गया। जो ही पंद्रों ने थूथनी उठाकर हवा में कुछ सूंघा था, गागरी के नतने भी फड़फड़ाए थे कि हवा में कुछ है। फिर उसने अपने बाजुओं पर फूटते पसीने पर हाथ फेरा तो उसमें उंगलियां फिसलती थीं, उसमें चिकनाई थी, पानी बरसेगा। गागरी ने आसमान देखा जो भोकड़ के जाने के बाद अब फिर रुका हुआ था। उसने हवा को अपने अंदर खींचकर रोके रखा कि शायद कुछ पता चले कि क्या होगा, पर वहां कुछ ना था। नहीं, जिससे में से चिकनाहट फूटे तो पानी जरूर गिरता है, मैं दूर नहीं होता। गागरी पसीना पोंछती कभी आसमान को देखती और कभी अपने गले की हंसी पर हाथ फेरती बस्ती को चलने लगी। उसके डंडे का भार बहुत हो रहा था, पर वो उसे उठाए हुए थी, ऐसे कि उसके बगैर जैसे वो पूरी ना हो। उसकी उंगलियां उसकी गोलाई पर तंग होती थीं, फिसलती थीं और फिर तंग होती थीं। गागरी की आंखें उनके साथ बंद होती थीं और वो उसके बोझ को उठाए उसकी गोलाई महसूस करती हाँपती चली जाती थी। उसके एक तरफ रत्ते टब्बे थे जिन पर फोक और लाना की झाड़ियां फैली हुई थीं। ये टीले सदा वहीं रहते थे जहां वो अब थे, वहां से कहीं नहीं जाते थे। और दूसरी तरफ कक्के टब्बे थे जिन पर कुछ न उगता था क्योंकि ये उगने या फूटने से पहले इधर उधर जगह बदलते रहते थे, भिक्षु टीले की तरह। इन टिब्बों में कहीं कहीं परम डंडी, कतरन, गोरखपान और छपरी वगैरह की बूटियां नजर आती थीं। गागरी ने अपने डंडे पर गिरफ्त मजबूत की और चलती रही। उसके मुंह में प्यास खुश्क होने लगी। वो कतरन की बूटी के पास रुकी और उसके नीचे जमीन को खोदकर उसकी एक जड़ निकाली। जड़ को साफ करके उसने उसे मुंह में रखा तो जैसे प्यास कम होने लगी और वो उसे चबाती चलती रही। पारोशनी ने चारपाई पर लेटे लेटे अपना बाजू हवा में ऊपर किया तो उसके कंगन एक हल्के से शोर के साथ उसकी कोहनी पर गिरे। कौन सा कंगन फालतू है? पारोशनी ने उन्हें हाथ से पूछा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां पसीने में चिकनाहट का शुबा था। पानी, बड़े पानी तो आ रहे हैं, उसे मालूम था, लेकिन क्या वो आसमान से भी उतरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो सब सूखा और खुश वत्तर में आ जाएगा और उस वत्तर में जो कुछ होगा फूट पड़ेगा। वर्चन भी वत्तर था। हर पासे दिन रात का अजब चक्कर है, ना कोई शय जाती है और ना आती है।
जो होती है वही रहती है, या उसकी जगह पर उसी तरह की कोई और आ जाती है? रुखों में मोर है, हिरन और सिंह हैं, और भैंसे हैं और हमेश हैं। उधर बस्ती में हम सब हैं और जमाने से हैं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। हयाती का ये चक्कर कहाँ से चला ये पता नहीं, पर यह पता है कि यह खत्म नहीं होगा। बीच उसे आगे आगे लिए जाता है। दरिया के पानी भी तो हमेश इतने ही रहते हैं, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं और फिर इतने ही हो जाते हैं। तो फिर हयाती तो हमेश की हुई ये मिट्टी तो नहीं होती, रहती है वहीं पर। और पानियों में बसने वाले भी उतने ही रहते हैं, मछलियां, कछुए, मगरमच्छ और दूसरे। मछलियां जो पकली अपने घड़ों और झंझरों पर उलेटती हैं, और मगरमच्छ मैं सुमरो उन्हीं मोहरों पर बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ या वो जानवर खुद बनते हैं? मैं अगर ना हूं तो भी वो बनते जाएंगे। और ये बड़ा पत्थर जो घाघरा के किनारे पर रेत के अंदर पता नहीं कहाँ तक धंसा हुआ है, इसे मैं तब से तोड़ता आया हूँ जब से मेरा बावा इतना था जितना मैं अब हूँ। और तब मैं 2 हाथ ऊंचा था, और उससे पहले उसका बावा था जो उसे लेकर यहाँ आता था। वो मुझे यहाँ लाकर पानी के पास बिठा देता और फिर बांस पर सिल्मा की रस्सी से बंधे हुए सख्त पत्थर को उस रेत के अंदर ही अंदर फैली चट्टान पर मारने लगता। मैं सुमरो पानी में पांव डाले बैठा रहता और वो अपने बाजू का जोर अपने हाथ में पकड़े बांस वाले पत्थर में डालकर चट्टान को तोड़ने में लगा रहता। उस चट्टान को जिसे मैं अब तोड़ रहा हूँ कल कोई और सुमरो तोड़ेगा, पर मेरा तो आगे अभी कोई नहीं, तो इसे कल कौन तोड़ेगा? मैं जो मन के मोहरे अपने बाबा से सीखा हूँ देख देख कर, तो मुझे अब देखने वाला कोई नहीं, तो कल इन्हें कौन बनाएगा? नहीं बनाएगा तो? चट्टान के गर्म जुस्से में एक बारीक दरार फैली जिसे सुमरो ने अपना पत्थर मार मार कर बड़ा किया, और फिर चट्टान से एक बड़ा टुकड़ा अलग होकर उसके पांव पर आ गिरा। सुमरो के दांत पांव की चोट से भींचे, पर वो खुश था, बस एक और टुकड़ा। तब मैं बहुत सारे दिनों तक बड़े सुख से उन्हें काट काट कर और बनाकर उनमें से मनके और गहने घड़ता रहूंगा। आसपास रुखों में या उनके पार कहीं भी कोई चट्टान ना थी। यहाँ सिर्फ दरिया के साथ रेत के अंदर ये फैली हुई थी, शायद सिर्फ सुमरो के लिए, पहले सुमरो के लिए जिसने इसे पहली बार देखा, और आखिरी सुमरो के लिए जिसे शायद वो देखेगी। उन दिनों सुमरो के पास बहुत लोग आते थे। बस्ती वाले जब बीज डालकर हाथ बिल्कुल खाली करके बैठ रहते थे, तो फिर उनका जी इधर आने को करता था, और वो सारा दिन सुमरो के छप्पर तले बैठे रहते और अपनी मनमर्जी की मोहरे और मनके बनवाते। उन्हें गले में डालते या बाजू पर बांधते। बाजू पर बांधने के लिए हर कोई मगरमच्छ वाली मोहर पर सर हिलाता था। सुमरो की पीठ भीगने लगती थी और वो चट्टान में से अपना हिस्सा तोड़ने को जोर लगाता था। उस वक्त पूरा जुस्सा भीग रहा है, पर पसीना है, जोर लगता है तो भीगता है। पर यह रात को सोते में क्यों भीगता है? मैं रात को कहाँ जाता हूँ और क्या देखता हूँ कि मेरे लीड़े और मेरी चारपाई। उठता हूँ जागता हूँ तो ऐसे जैसे मुझ पर से दरिया गुजर कर वापिस गया हो। मैं कहाँ होता हूँ और क्या देखता हूँ, और कभी जो याद रहे तो पारोशनी को बता देता हूँ। सारी बस्ती जब नींद में उतरती है तो कहीं और जाती है और दरिया पार जाती है। मैं पता नहीं इधर ही रह जाता हूँ, जो आंखें बंद होने पर भी देखता हूँ। सुमरो की भीगी पुश्त पर हवा ने हाथ रखा और उसमें ठंडक थी। ये ठंडक कुछ ज्यादा है। सुमरो चट्टान पर झुका हुआ था और उसके सर में ये बात आई कि ठंडक कुछ ज्यादा है। वो सीधा हुआ तो उसके पांव तले रेत में नमी थी और आगे दरिया आया हुआ था। सुमरो की आंखें फैल गईं। बड़े पानी, बस इसीलिए आज दरिया के किनारे सूखी रेत इतनी गर्म नहीं थी, उसमें नमी थी इसीलिए। और जो हवा ठंडी हो रही थी तो इसीलिए कि दरिया फैल रहा था और वो उस फैलाव पर होकर आती थी। बड़े पानी, उन्हें तो आना ही था। उसने अपना बांस और पत्थर एक तरफ रखा और जल्दी से चट्टान में से तोड़े हुए 2-3 बड़े बड़े टुकड़े घसीट कर उधर ले गया जहां अभी खुश्की थी, जिधर पानी ने आना तो था पर अभी ठहर कर। वो वापस आया और चट्टान के करीब खड़े होकर उसने अपना जोर और अपनी उम्मीद आंखों में भरकर देखा। हाँ, दरिया चढ़ रहा था, उस पर झाग तैरती थी और बड़ा पानी आ रहा था। उसके देखते देखते पानी उसके पाँव में आया और फिर आगे आगे होता गया। तब उसे वो बूटा याद आया जो कल शाम पारोशनी के हाथ में था, और वो उसे छुपाती थी और कहती थी कि ये दरियाई बूटा नहीं है। इसीलिए वो जानती थी कि पानी आ रहे हैं और बताती नहीं थी, क्योंकि वो बता नहीं सकती थी, वरना ये वापस हो जाते। पारोशनी जानती थी अब अगले 3-4 रोज में पानी ने फैलना था, जैसे बीज पेट में फैलता है और फिर खेतों में और वहां से डूबो मिट्टी पर जो सख्त होने को थी, पर अब फिर कीचड़ में बदलेगी। और फिर उसे रुखों में जाना है और झील तक पहुंचना है। अब झील तक पानी जाते हैं या नहीं जाते ये पता नहीं, पारोशनी जानती है, पर उसने कभी झील की बात नहीं की। और इन पानियों ने फिर 5-6 रोज रुका रहना है उस जगह जहां वो होंगे, और उसके बाद पिछले पांव फिर वापस आना था उधर दरिया के अंदर। खेतों के गिर्द कच्ची दीवारें कुछ दिन और उसे रोके रखेंगी और फिर वो जमीन में चले जाएंगे, और बस वतर ने बाकी रहना था और मिट्टी की तहने जो बीजों को ढक कर उन्हें गर्म करती है। सुमरो ने दरिया पर एक बहती नजर डाली।
उसका जी चाहा कि उससे कुछ कहे, पर क्या कहे। और पानी उसके कदमों में बिछ रहा था। कतरन बूटी की जड़ गागरी के मुंह में नर्म होती थी, पर उसकी ठंडी बांस नाक में जाके पूरे जुस्से में फैलती थी। बस्ती से 2 क्रोह उधर चीवा का छप्पर था और छप्पर के आसे पासे उसकी भेड़ें और बकरियां जमीन पर नतने फुलाती मुंह मारती थीं। चीवा छप्पर में होगा, आलकस का मारा हुआ, और कहाँ होगा। गागरी की हथेली में पसीना था, इसलिए वो डंडे को अच्छी तरह पकड़ ना पाती थी। वो फिसलता था और गागरी उसको जाने ना देना चाहती थी। और 2 क्रोह उधर बस्ती में उसकी मैया मुंह में भूकड़ का स्वाद लिए उसकी राह देखती थी। और भूकड़ जो थी वो रुके हुए आसमान में तेजी से तैरती जाती अब जाने कहाँ थी। बस्ती के दूजे सारे लोग भी आज रोटी टुक्कर भूल भाल भूकड़ का शोरबा बनाने को हांडियां चूल्हों पर रखे अपलों में फूंके मारते होंगे। उन सबको पता था कि गागरी जब आएगी तो खाली हाथ नहीं होगी, पर आज वो थी और वो नहीं जानते थे। और वो नहीं जानती थी कि ऐसा कैसे हो गया कि डंडा उसके सर पर था और वो उस समय महामैया थी जो भूकड़ का सांस उसी दम मार के खत्म कर सकती थी। हाँ, ऐसा हुआ था। उसके बाद अंदर महामैया ने कहा था कि जाने दे, और उसने जाने दिया था। उसे भी पता था कि वो आज के बाद किसी परिंदे को कभी नहीं मारेगी। चीवा की आंखें नींद से मोटी हुई थीं और बंद होती थीं, और वो अपने छप्पर से बाहर खड़ा कब से गागरी को अपनी तरफ आता देख रहा था, जो जाने कब से आसमान को घूरती थी और देखती थी। उसके हाथ में वो डंडा था जिससे वो परिंदों को कूट कर घर लाती थी। आज आसमान खाली है। गागरी एक सिंह की तरह ठिठकी। हाँ, तू इधर क्या करती है? क्या देखती है? कुछ मारने को जाती है? नहीं। गागरी ने चीवा को देखा, जिसकी आंखें नींद से मोटी होती थी और बंद होती थी। और गागरी की आंखों को भी कुछ ऐसे हुआ। मैं गई थी, पर आ गई हूं खाली हाथ। वो ठिठकी जैसे जंगली बिल्ले के दांत उसकी सांस की नाली में गड़ गए हों। और चीवा ने जाना कि गागरी आज वो नहीं जो पहले थी, इसलिए वो चुप रहा। वो भी चुप रही। फिर वो आसमान को देखती रही और नजरें झुकाकर बोली, चीवा, तू जानता है कि मैंने बहुत सारी भूकड़ें मारी हैं, पर उन सब का मुझे कुछ पक्का पता नहीं होता था कि मैं उनको मार लूंगी या नहीं। यही होता था कि वो बस करीब है। अब अगर डंडा दे मारूं तो शायद लग जाए। पर आज ये हुआ कि जिस तरह मैं जानती हूं कि हम सबको और मुझको भी एक रोज यम के कुत्ते ले जाएंगे और ये खाली पिंडा बर्तन में बंद मिट्टी में दबेगा, तो बस इसी तरह मैं ये भी जानती थी कि डंडा उसके सर पर है, और अगर मैं मारूं तो वो मरेगी, जरूर मरेगी। और उसके परों में भी मौत का खौफ था। वो इस तरह उन्हें फुलाती भागती थी, तो मैंने उसे नहीं मारा। गागरी सरोट की छत वाले छप्पर के अंदर चली गई और लेट गई। जौन सा जनावर बोझ उठाता जाए, सहारता जाए, बस सभी उस पर बोझ डालते हैं। कवासी मैया और गुट्टा अपने अपने बोझ मुझ पर लाते हैं, और गागरी सर झुका चलती रहती है। मेरा बोझ भी नहीं। चीवा, इस घाघरा किनारे और बस्तियां भी तो होंगी। हाँ, मैं छोटा था तो भेड़ों के पीछे पीछे गया था और गुम हो गया था। तब मैंने एक और बस्ती देखी थी। और उस बस्ती से परे? तुझे क्या कि उस बस्ती से परे कोई और बस्ती है या नहीं? चीवा, ये सारा खेल घाघरा के किनारे पर ही है या कहीं और भी है? कहाँ है? और कहीं होगा तो सही। नहीं, इधर मुझे अच्छा लगता है। तू भी यहीं रह। ये खेल तो बहुत जगह हो रहा है। उधर सपत सिंधु की तरफ, वहां क्षत्रिय है, सिंधु है, पारोशनी है। पारोशनी नदी है उधर हरियूपिया के पास। जहां नदियां हैं वहां हम जैसे लोग हैं जो जमीन खोदकर बीज डालते हैं और पानी की उडेक में बैठे रहते हैं और सारी हयाती यही करते रहते हैं, और फिर उस बर्तन में जो उनकी उडेक में होता है जा गिरते हैं। सारा खेल पानी का है। महामैया भी पानी बिना हरी नहीं होती। और जहां पानी नहीं होता वहां तो बस कुछ भी नहीं होता। यम के कुत्ते होते हैं या जमीन के अंदर रेंगने वाले मकौड़े, किड़ले और डंक पिच्छू। पानी बगैर क्या होगा? बादल हौले हौले बोलता हुआ जैसे एकदम छप्पर के अंदर आकर गरजने लगा। हाँ, पानी आ रहे हैं पानी। बाहर पानी बरस रहा था। बस हर तरफ पानी ही पानी है, मेरे अंदर और छप्पर के बाहर। गागरी उठ खड़ी हुई। पता है मैंने भूकड़ को क्यों नहीं मारा? जब डंडा उसके सर पर था और वो उसके पैरों में भी मौत का खौफ था, वो उस तरह उन्हें फुलाती मेरे आगे आगे भाग रही थी। तब मैं उसे मारने लगी तो वो मुझे मेरा सापन दिखाई दिया, जैसे वो अपने हाथ पांव पर मेरे घर में भागता फिरता था। जब मैं उसके पीछे जाती तो वो किलकारियां मारता आगे पीछे भागता था। मैं अपने और तुम्हारे सापन को डंडा कैसे मार देती? क्यों चीवा? बाहर में धारों धार बरस रहा था और बड़े पानी दरिया से निकलकर खेतों में फैलते थे। यही पानी चीवा के छप्पर में भी दबे पांव दाखिल हुए जहां गागरी थी। छप्पर की छत बरसता पानी चूस रही थी और सरोट का सुनहरा रंग नीम स्याह होकर हौले हौले फैल रहा था। पारोशनी की आंखें छप्पर के उस हिस्से को तकती थी जो गीला हो होकर अब टपकने को था। वो सर के नीचे कंगनों वाला बाजू रखे उसे देखती रही और बरसते पानियों का शोर सुनती रही। ये शोर गली में बहुत था क्योंकि वहां पानी खड़ा हो चुका था और मैं उसी पर बरसता था।
और ये शोर वहेड़े में अभी कम था, क्योंकि लेपा पोता हुआ फर्श, जिसमें अगरचे चिकनी मिट्टी थी, पानी को शताबी से चूसता जाता था। ऊपर सरोटों की छत पर तो जैसे वो दबे पांव चलता था, बस हौले हौले उसमें गिरता और प्यासे होठों की तरह चूसता जाता। पारोशनी उसके नीचे लेटी कंगनों वाले बाजू पर सर रखे उसे देख रही थी। सवेरे गागरी भूकड़ मारने को गई थी और बोलकर गई थी कि लाऊंगी, पर लाई नहीं। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, आज किधर चली गई? पर उसके पास तो कुटी हुई कन के 2 टोपे अभी तक रखे थे, भड़ोले के अंदर, पानी और गिलाहट से परे। उसे क्या कि गागरी आई कि नहीं, पर वो आई क्यों नहीं? चेवा के पास रह गई शायद। चेवा जिसने उसे 2 जी दिए थे, एक तो आया और बिना सांस के चला गया, और दूजा उसके वहेड़े में खेलता रहा, और फिर एक सवेर वो नीला पड़ा हुआ था। उसके सर में चोट थी, जैसे किसी ने उसे डंडे से मारा हो। पारोशनी की नंगी पुश्त में चटाई दुखने लगी तो वो पासा पलटकर औंधी हो गई और कंगनों वाला बाजू सर के बजाय गालों के नीचे रख लिया। अब वो छत के बजाय वहेड़े में बरसती बारिश और गीली जमीन को देखती थी, और उसकी बांस उसकी चपटी नाक में आती थी। उधर बड़े पानी आ जाए और इधर साथ में ऊपर से भी बरस पड़े तो जमीन तो पिच गई, इतनी पिच गई कि खई से खोदते चले जाओ और जहां तक खोद दो वहां तक नमी हो। तब बीज क्यों ना फूटे? अब सारे बीज फूट पड़ेंगे, कनक, मटरी, कुसनब्बा। बड़े पानी खेतों में दाखिल होते तो सारी लौकाई बस्ती को आ जाती। अपने डेरे छोड़कर वो वापस अपने छप्परों तले आ जाते और फिर वहीं तब तक बैठे रहते जब तक पानी डोबो मिट्टी से परे रुखों के अंदर जाकर पलट ना आते और वापस दरिया में ना उतर जाते। ये आलकस और आराम के समय होते, ना कोई खेतों को जाता ना दरिया में उतरता। डोबो मिट्टी यूं भी ताज़ा पानियों में डूबकर बिल्कुल पानी हो जाती और उसके पक्के रास्ते भी नरम पड़ जाते। उधर कोई ना जाता। इधर गलियों में और बाहर खेतों के आसपास पानी घुटनों तक आ जाता, और जब उतरता तो पांव कीचड़ में धंसते। सब लोग आलकस से अपने अपने घरों में आंखें मूंदे वहेड़ों के छप्पर तले लेटे रहते, क्योंकि अंदर कोठरियों में तो निरा गुमा होता, हवा कम और उसमें सांस खाली खाली। बड़े पानियों के साथ में बरसने लगता तो लोग फिर बिल्कुल ही बंद हो जाते। उस पर पानी की एक बूंद गिरी, पारोशनी का चमनी सी हुई। ऊपर छप्पर पिच गया था और अब उसे टपकते रहना था। वो सीधी होकर लेटी और छप्पर को तकने लगी, जिसमें से पानी बार बार टपकता था। उसने अपना मुंह खोला और थोड़ी देर बाद एक बूंद को गले में गिरते महसूस किया। वर्चन जाने आता है कि नहीं। घाघरा की इस बस्ती और उधर सिंधु के साथ जो बड़ी बस्तियां हैं, उनके दरमियान तो कई चांद चक्करों की मुसाफत होगी, और उनके रास्ते में जाने क्या क्या था जो हम नहीं जानते। हो सकता है वो रास्ते में कहीं रह गया हो और अब कहीं रेत में गलता हो या मिट्टी में दबा मिट्टी होता हो, और ये भी हो सकता है कि उसने वहीं किसी बस्ती में टिक रहने का सोच लिया हो। वो घाघरा को भूल चुका हो। वो भुलक्कड़ तो था, ऐसा ही था। समरो और वो बड़े बेली थे, और वो उन दोनों में फर्क न कर सकी। उसको पक्का पक्का अंदर से संदेशा नहीं आता था कि उन दोनों में से वो कौन है जो उसे चाहिए, वर्चन या समरो, समरो या वर्चन। वो फर्क न कर सकी। यूं तो उसकी जगह कोई और होती तो फर्क करती भी ना, दोनों को देख लेती, दोनों उसके घर वाले हो जाते, और ऐसा होता चला आया था। पर पारोशनी फर्क करना चाहती थी। फिर वर्चन ने पोटली बांध दी। वो बैठ नहीं सकता था। जैसे सारी बस्ती पानी के दिनों में घरों में बैठ जाती है, लोग सोते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो चलना फिरना चाहता था, और तभी वो पानी के दिनों में भी बाहर निकल जाता। उसके तलवों में खुजली थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उधर कभी कभार तपड़ी वास आते जो घर नहीं बनाते और सदा सफर में रहते हैं। वो अपनी चीजों के बदले बस्ती वालों से कनक और मन के लेते थे। उनके डेरे पकली के आवे के पास वाले रेड़े मैदान में डाले जाते, और वर्चन उनके पास खिंचा चला जाता। फिर वहीं कहो रहता, उधर ही उनके पास रहता। उनके चले जाने पर भी वो जली हुई लकड़ियां और राख को देखता रहता, और कई दिन उसी मैदान में पड़ा रहता। फिर पारोशनी उसके पास जाकर कहती, चल, और वो लीड़े झाड़ कर उठ खड़ा होता। बस्ती में आकर भी वो कई कई दिन चुपचाप बैठा रहता, जुबान न हिलाता, और फिर किसी दिन उसे कहता, देख पारोशनी, रुखों, जानवरों और पानी में हमारी तरह सांस है और जान है, पर वो हमारी तरह अपनी मनमर्जी से चल फिर नहीं सकते। तो हम जो चल फिर सकते हैं, हमें एक जगह, एक बस्ती में, एक किनारे पर नहीं बैठना चाहिए। चलना फिरना चाहिए और देखना चाहिए। पता नहीं क्या क्या है देखने को, और हम नहीं देखते। मैं देखना चाहता हूं। पारोशनी कहती, तू देख, देख, पर यह भी देख कि जानवर भी अपने जंगल से, अपने चारे की जगह से दूर नहीं होते। रुख और बूटे भी अपनी जमीन में, अपनी जगह में ही हरे रहते हैं, चलते फिरते नहीं। तो बंदे ने जरूर चलना फिरना है। नहीं वर्चन, हम जानवर, रुख और बूटे सब एक दूजे के पास पास रहें तो जीते हैं। हम में से कोई दूर हो जाए तो बाकी के सांस कम होते हैं। ये सारे बाट हैं। हम जानवर, रुख और बूटे मिलकर बराबर रहते हैं, नहीं तो एक के दूर हो जाने से हल्के हो जाते हैं और हमारा भार नहीं रहता। हम जानवर, रुख और बूटे। मैं का जोर होने लगा।
छप्पर में से बूंदों के बजाय पानी की एक मोटी धार गिरने लगी और पारोशनी उससे बचाव के लिए पासा पलटकर परे हो गई। बंदा भी गब्बन करने का जोगा ना रहे तो घास फूस और सरोट हो गया, किसी न काम का किसी न काज का। ध्रुवा ने गोबर पर गिरते पानी में उठती सफेद सफेद भाप उखड़ा हुआ सांस लिया और बैलों की जानिब देखा जो बारिश से मुंह मोड़े एक बड़ी सी कोठरी में बैठे जुगाली कर रहे थे। बड़े पानी दरिया से बाहर आकर जब फैलते तो बैलों के इस बाड़े तक पहुंचने में एक दिन या एक रात लगाते। जब ये कोठरियों में दाखिल होते तो बैल हुनकारा मारते हुए उठ खड़े होते जैसे उन पर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। वो पानी में पांव मारते, दुमें घुमाते और एक दूसरे को अपने जुस्सों से धकेलते कि शायद ऐसे ही ये पानी उनकी कोठरी से निकल जाए और वो एक मर्तबा फिर साफ और सूखी जमीन पर बैठकर अपनी ही लेत में दुमें चला सके। इतने में ध्रुवा भी अपनी लुंगी सर पर बांधे जोर लगाता और पानी को मुश्किल से धकेलता अंदर आ जाता। उसे देखकर वो सब शांत हो जाते और आराम से खड़े हो जाते और अगले चंद रोज इसी हालत में खड़े खड़े गुजार देते। हाँ, इस बार पानी इतना नहीं चढ़ा था और वो खड़े रहने के बजाय उसमें बैठ गए, इस तरह कि उनकी थूतनियां और रीढ़ की हड्डियां पानी में से उभरी हुई दिखाई देती थी। घास फूस और सरोट। ध्रुवा ने जाने क्यों गुस्से से थूका। वो दीवार के साथ पक्की ईंटों के एक चबूतरे पर बैठा पानी की उस चमकती चादर को देख रहा था जो दरिया में से निकलकर फैलती जा रही थी। वो जाने कब का उस बाड़े की रखवाली करा था। कब का? उसने अपने आप से पूछा। पता नहीं कब का। उसने सर हिलाया। घास फूस का क्या है, कब से पड़ा है? उसके बीच में से कोई न बचता था। हर बरस नागरी उसका बीज रखती, बाल बच्चे की आस लगती और जो कुछ भी होता पैदा होता और मर जाता। जैसे बीच में से कोपल फूटे और फूटते झुलस जाए। कई बरस तक ये हुआ और फिर वो घास फूस होने लगा। कभी कुछ हो जाता और अक्सर कुछ ना होता और ये वही दिन था जब वो बिल्कुल रह गया तो नागरी ने उससे कहा, ध्रुवा अब तो घास फूस हो गया है, सरोट हो गया है। वो उठकर चली गई और फिर न आई। बहुत दिन हुए और बहुत रातें गुजरी इस बात को। ध्रुवा ने बारिश से भीगी दाढ़ी को हथेली से थोड़ी के साथ जमाने का चारा किया। अब तो उसे नागरी और अपने घर में होने वाले बच्चों की शक्लें भी याद ना थी। सिर्फ बैलों की थूतनियां उसके सामने आती थीं। बैल जो लेटे रहते और जो गाली करते रहते। चारे का बंदोबस्त सबका साझा था पर उसे काट कर बैलों के आगे डालना ध्रुवा का काम था। उनकी लीद साफ करना और अगर वो ढीले पड़ जाएं तो उनको खास बूटियां खिलाकर फिर से हट्टा कट्टा करना, ये सब उसका काम था। महीने में कोई एक आध बार अपनी गाय को आगे लगाया जाता। ध्रुवा। और ध्रुवा फौरन कहता, लो भला मैं तुम्हारा काम ना करूंगा, ले आओ इधर, यहां पर, इधर। वो फौरन बाड़े के अंदर जाकर एक नजर सब बैलों पर डालता और उनमें से एक की पुछ थपकता और वो उसे चमकारता हुआ बाहर ले आता। अक्सर तो ये होता कि गाय वाला और ध्रुवा दूर होकर बैठ जाते और बड़े पानी डोबो मिट्टी में डूबने वालों या गागरी और पारोशनी के जुस्सों की बातें करते रहते। कभी ऐसा होता कि बैल थोतनी उठाए खड़ा रहता, उसे दिलचस्पी ना होती, तब वो अपने हाथ से सब कुछ निपटा देता। लो भाई, अब कुछ होने पर दूध की टोपी मुझे भेज देना। वो ये काम पूरी तवज्जो से करता और जब ये काम हो रहा होता तो वो बड़े इत्मीनान से अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरता। जब ज्यादा दिन बीत जाते और कोई अपनी गाय को लेकर ना आता तो ध्रुवा जैसे सुस्त हो जाता, बूढ़ा हो जाता, आंखें मूंदकर ऊँघता रहता। बस्ती वाले चारे के गट्ठे दीवार के साथ लगाकर चले जाते और वो ऊँघता रहता। ध्रुवा, उसने अपने आप से कहा, तू क्या और तेरी हयाती क्या, तुझसे तो जनावर अच्छे जिनकी तो रखवाली करता है। उसने अपने बैठने को जो पक्का चबूतरा बना रखा था वो 10 ईंट ऊंचा था। पानी आने पर वो उस पर चढ़कर बैठ जाता। उसने जरा आगे होकर नीचे देखा। इस बार पानी पिछले बरस से 1 ईंट नीचे था, शायद अभी चढ़ेगा। ध्रुवा, उसने फिर अपने आप से कहा, तुझे कई रातों से यम के कुत्ते दिखाई नहीं देते, क्यों ध्रुवा? वो उन कुत्तों की शक्लें भी पहचानने लगा था। कई बरसों से वही दिखाई देते थे और वो सबको पता था कि वो उसे किसी न किसी दिन अपने साथ ले जाएंगे। पर उसे परेशानी थी कि वो गए कहाँ, रात को सोते में दिखाई क्यों नहीं देते। ध्रुवा, तू घास फूसा सरोट हो गया है, ना किसी काम का ना किसी काज का। उसने एक ठंडी आ भरी और दरिया की तरफ से बिछी आती पानी की चादर को देखा जो उसी की जाने बढ़ती आती थी और जिस पर मेह बरसता था और बूंदे सुराख डालती थी। वो तीनों मुंह खोले एक दूसरे में पिरोए हुए इस तरह सोते थे कि अलग अलग ना लगते थे। कोई दरियाई जानवर लगते थे जो 6 टांगों और 6 हाथों वाला है और खुशकी पर आकर सो रहा है। माती उनके पास बैठी बैल की पूंछ से उन पर बैठने वाली बरसाती मक्खियां उड़ाती थी जो उड़ती कहाँ थी, उनके जुस्सों से चिपकी रहती थी। माती की शक्ल वजह पर कहीं कोई रंज था या दुख की कालिक थी जो उसके महंदरे को स्याह करती थी। मासा का भीगा वसर जब उसके वहेड़े की दीवार पर दिखाई दिया तो वह अंदर ही अंदर जान गई कि कुछ हुआ है। क्या हुआ मासा? बूढ़ा मासा बस्ती का बासी ना था, अब ना था, शायद कभी था, पर किसी को पता ना था। अगर वो था तो कब था? बहुत पहले की बात है कि वो कभी उधर आ निकलता और कनक और जवार मांग तांग कर चला जाता।
पर यह बहुत पहले की बात थी। अब वो किसी को दिखाई न देता था। पता नहीं वो कहाँ था, और पता नहीं वो था भी या नहीं, कुछ पता नहीं। एक बार परोशनी ने उसे रुखों के अंदर जानवरों की तरह कूदते देखा था और उसने उसे बुलाया था, मामन मासा, मामन मासा। पर मासा ने शायद सुना नहीं, या उस समय वो कुछ और था, मासा नहीं था। और एक बार फिर जब वो झील से लौटती थी और पीपल और इमली के रुखों की छांव में चलती थी, तो एक और छांव उसके ऊपर ऊपर चली, और ये मासा था, एक रुख से दूसरे पर कूदता हुआ। वो कहता था, सुन पारोशनी, जब तू नहीं थी तो भी मैं बस्ती में रहता था, पर मेरे जी में चलने फिरने की ख्वाहिश आई। उस बस्ती से परे इस जंगल के पार जाने को जी चाहा कि देखूं पार जाकर क्या दिखता है, उधर क्या है, और मैं चला गया। फिर मासा, फिर मैंने देखा कि पार क्या है, उधर क्या है, पर मैं बता नहीं सकता। हाँ, मैं नहीं बता सकता। और फिर मैं चला गया, पर कहाँ पता नहीं, पर मैं वहां न रहा जहां पहले था, और मैं चला गया। मैंने देख लिया था कि पार क्या है, उधर क्या है, क्या है। मासा इतने जोर जोर से हंसा, अपने बचे खुचे दांत निकालते हुए, कि ऊपर रुखों में बहुत सारे पखेरु डरे और फड़फड़ाए। पारोशनी भी खौफ के मारे तेज चलने लगी और मासा की आवाज पीछे रुखों में रह गई, यही कहती कि मैंने देख लिया था कि पार क्या है, उधर क्या है। और वो वहीं रहता था, रुखों के अंदर, कहीं अपनी मन मर्जी से। क्या होगा मासा? माती ने वेहड़े की दीवार पर उसका भीगता हुआ सर देखकर कहा। वो जाने कितने बरसों बाद बस्ती की तरफ आया था। माती, तू इधर आ। उसकी गहरी आवाज बरसते पानियों के शोर में भी अलग थी। वो छप्पर का बचाव छोड़कर दीवार के करीब आ गई और भीगने लगी। हाँ माती, तेरे खेत सूखे हैं। माती का सारा मांस हंसने से छल छल हिलने लगा। वो हंसती चली गई। मासा, तू रुखों में रहकर जनावर हो गया है। पानी बरसता है और तू कहता है कि खेत सूखे हैं। मैं उधर से अपने ठिकाने से जो निकलकर इधर आज आया हूं, तो निरा तुझे बताने को आया हूं। ऊपर का पानी तो पड़ रहा है, पर वो पानी जिससे बीज फूटेगा, जो दरिया की मिट्टी को साथ लाता है, और जिस मिट्टी की कोख में जोर है, वो पानी नहीं पहुंचा वहां पर। बड़े पानी? हाँ, दरिया के पानी तेरे खेतों के आसपास जाकर ठहर गए हैं और अभी तक वहीं हैं, और आजकल में वापस चले जाएंगे। तेरे खेत सूखे रह जाएंगे। माती की शक्ल पर जो दुख की कालिक थी वो जरा और गहरी हुई। उसे भी रात को सोते हुए शक होता था, पर वो कहती ये कैसे हो सकता है कि बड़े पानी आए और उसके खेतों में चले बगैर वापस हो जाएं। पिछले बरस ऐसा होते होते बचा था। पानियों में अब वो जोर नहीं था, बस वो आए थे और उसके खेत में ठहर कर आगे नहीं गए थे। डोबो मिट्टी को, ना रुखों को और ना झील को। और अभी कल की बात है कि वो वहां तक जाते थे। माती ने मासा को देखा। वो सर हिलाकर बारिश में गुम हो गया। वो छप्पर तले वापस आई और वहां घड़ोली पर रखे एक घड़े को दोनों हाथों से उठाकर उसे उन तीनों पर उल्टा दिया जो गुच्छा मुच्छा होकर सो रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठे तो एक दरियाई जानवर की बजाय तीनों अलग अलग मर्द नजर आने लगे। मासा आया था, पानी हमारे खेतों के अंदर नहीं गए, जाओ। वो तीनों उठे और बाहर निकल गए। इसके साथ ही एपिसोड 3 का इख्तिताम होता है। आगे किताब सुनने के लिए एपिसोड 4 समाप्त फरमाएं।